नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमेधा भोसले। हमारे चैनल मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पहली सीरीज है मैं और मेरी खुशहाल जिंदगी। डॉक्टर पंकज जोशी, जेनाइटो यूरिनरी कंसल्टेंट विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। उन्होंने जेनेटो यूरिनरी में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। अब सुपर स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि 5.5 साल की पढ़ाई करके आमतौर पर MBBS डॉक्टर बना जा सकता है। उसके बाद 3 साल की पढ़ाई करके MS जनरल सर्जरी यानी सर्जन बनना होता है और उसके बाद 3 साल और पढ़ाई करके जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की पूरी और गहरी जानकारी लेनी होती है, उसका अध्ययन करना होता है और फिर प्रैक्टिस शुरू करनी होती है। अब प्रैक्टिस शुरू करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद ऐसा लगता है कि हम इसे और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और नई नई खोजें होती हैं। फिर उन रिसर्च पेपर्स को लिखना, उन्हें मान्यता दिलाना और उनका पब्लिकेशन करना ताकि दूसरों को भी मार्गदर्शन मिल सके और साथ ही उसे मान्यता मिलने की वजह से और ज्यादा रिसर्च करने की भी पूरी प्रेरणा मिलती है। ऐसे डॉक्टर पंकज ने 120 पब्लिकेशंस किए हैं। ये ज्ञान अगली पीढ़ी तक भी पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस पर 15 चैप्टर्स लिखे हैं और सिलेबस में यानी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है ताकि जेनेटो यूरिनरी के स्टूडेंट्स को भी इस नई रिसर्च का फायदा मिल सके। उन्होंने इस पर अभी हाल ही में एक नई किताब भी लिखी है और वो उस सिलेबस में शामिल हो चुकी है। उन्हें कई गोल्ड मेडल्स से सम्मानित किया जा चुका है। सच कहूं तो मुझे आप पर बहुत गर्व है और आपको बहुत बहुत बधाई भी। इतनी कम उम्र में इतनी सारी उपलब्धियां। तो आज हम आपसे जानकारी लेने वाले हैं, बिल्कुल बचपन से लेकर बड़े होने तक इस सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं या इसे ठीक से चलाने के लिए क्या करना जरूरी है। पिछले एपिसोड में हमने यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दूसरी बीमारियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ली थी। आज हम प्रोस्टेट के बारे में जरूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि प्रोस्टेट आमतौर पर 60 या 50 की उम्र के बाद पुरुषों की जिंदगी में आने वाली एक बड़ी समस्या हो सकती है और इसीलिए हम एक पूरा एपिसोड सिर्फ प्रोस्टेट पर ही रखने वाले हैं। डॉक्टर, इस बारे में हमें और जानकारी दीजिए। सही बात है। 2 तरह की बीमारियां होती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ। क्वांटिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके हार्ट की आर्टरी ब्लॉक है, आप तुरंत रिश्तेदारों को ढूंढेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढेंगे और एंजियोप्लास्टी करवा लेंगे। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे एक छोटी सी बात कि मुझे बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, मुझे पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि थोड़ी सी पेशाब अंदर ही रह गई है। पहले मुझे रात को नींद से उठना नहीं पड़ता था, लेकिन अब मुझे 1 बजे उठना पड़ता है, 3 बजे उठना पड़ता है। इसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बीमारी कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे लक्षण शुरू हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि प्रोस्टेट की बीमारी शुरू हो गई है और यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, और क्या यूरिन के फ्लो में भी कोई बदलाव आता है? क्योंकि मैंने अपने घर के कुछ बुजुर्गों से सुना है कि फ्लो पर असर पड़ने की वजह से कमोड के पास खड़े रहना पड़ता है, कुछ इस तरह। सीधी सी बात है, अगर हमें दूसरों के मुकाबले पेशाब करने में ज्यादा समय लगने लगे तो इसका मतलब है कि हमारा फ्लो कम हो गया है, या फिर कोई दादाजी टॉयलेट गए हैं और बाहर ही नहीं आ रहे हैं, यानी उन्हें समय लग रहा है, इसका मतलब है कि फ्लो कम हो गया है और ऐसी समस्या में हमें प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है और फिर उसका इलाज कराना जरूरी है। कितने प्रतिशत लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी होती है? मतलब क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यह बीमारी कभी नहीं होती या सभी को इस बीमारी से गुजरना ही पड़ता है? मेरे पास अभी आपको बताने के लिए सटीक प्रतिशत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। पर अंदाजन देखा जाए तो 20 से 30% लोगों को ये समस्या हो सकती है। काफी लोग हैं। लेकिन अब ये बहुत आसान हो गया है, बस एक गोली खाने से बीमारी ठीक हो जाती है। पुराने जमाने में ऑपरेशन ज्यादा होते थे, अब दवाइयों की वजह से सर्जरी की जरूरत बहुत कम हो गई है और महज एक टैबलेट खाकर हमारा फ्लो बढ़ सकता है। अच्छा, तो क्या उस टैबलेट से प्रोस्टेट वापस सिकुड़ जाता है जो बढ़ा हुआ होता है, या फिर यूरिन का रास्ता यानी यूरेटर चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है? 2 तरह की गोलियां होती हैं। एक से प्रोस्टेट 6 महीने से 2 साल के अंदर थोड़ा सिकुड़ जाता है और दूसरी से पेशाब का रास्ता खुल जाता है। तो रास्ता खोलने वाली गोली ज्यादा जरूरी है और उससे हमारा फ्लो बढ़ सकता है। लेकिन इन सब बीमारियों से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि कहीं प्रोस्टेट में कैंसर तो नहीं है। इसके लिए हम PSA टेस्ट करते हैं और इसीलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर इज नाउ अ कॉमन कैंसर दैट इज ट्रीटेबल। हाँ, क्योंकि लोगों को ये पता है कि इसके लिए गोलियां मिलती हैं। मुझे लगता है कि ऐसी भी ऐड आती है कि होम्योपैथी की कोई दवा लेने से भी ये ठीक हो जाता है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं होता, डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि अंदर क्या छिपा है और क्या हुआ है, अगर हमें उससे खुद को बचाना है
हमेशा किसी विशेषज्ञ से ही दवाइयाँ और गोलियां लेनी चाहिए। दोस्त ने ली और वो ठीक हो गया, या कोई जड़ी बूटी ले ली, या कोई फल खा लिया और उससे पथरी निकल गई, या प्रोस्टेट की बीमारी ठीक हो रही, ऐसा सोचना गलत है। यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। असल में ये सुपर स्पेशलाइजेशन है, यानी उन्होंने इसी सही बात है सिस्टम का 3-3 साल तक अध्ययन किया होता है। तो आम लोग अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इसका फायदा क्यों ना उठाएं? अगर प्रोस्टेट कैंसर हो तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण कुछ अलग नहीं होते हैं, लेकिन आजकल हम इंडिया में इसे अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग कहते हैं। यानी मरीज हमारे पास पेशाब की तकलीफ लेकर आता है, हम पीएसए टेस्ट करते हैं, मरीज की जांच करते हैं और उसमें प्रोस्टेट कैंसर का पता चलता है। फिर हमें बायोप्सी करनी पड़ती है, पेट स्कैन करना पड़ता है और आजकल सर्जरी बहुत आसान हो गई है। अगर कैंसर सिर्फ उसी अंग तक सीमित हो, यानी सिर्फ प्रोस्टेट में हो, तो हमारे पास रोबोटिक सर्जरी है। तो उस रोबोट से सर्जरी करके बहुत ही सुरक्षित तरीके से उस बीमारी को निकाला जा सकता है। यानी आज मैं आपके पास बैठा हूँ और मेरा दोस्त अभी रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी कर रहा है। ये इतना आसान है। अच्छा, तो तकनीक में बहुत सुधार हुआ है। पहले यानी ये बहुत ही जटिल सर्जरी होती थी, लेकिन ये सर्जरी होने के बाद मरीज को तुरंत आराम मिल जाता है। इससे मरीज को राहत मिलती है क्योंकि हम कैंसर से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी सर्जरी के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। तो कुछ लोगों को इसमें यूरिन कंट्रोल खोने की समस्या हो सकती है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन से हमारी सेक्सुअल लाइफ प्रभावित हो सकती है, लेकिन उन चीजों के भी उपाय हैं और हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं यही पूछना चाहती थी कि जेनिटोयूरिनरी जो आपकी ब्रांच है, मतलब उसमें हेल्दी सेक्स लाइफ के बारे में भी आप दर्शकों को कुछ टिप्स दें, ऐसा मैं सुझाव देना चाहती थी। हेल्दी सेक्स लाइफ का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? बेसिकली होता क्या है कि हम काम करते रहते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। आईटी इंडस्ट्री में तो ये और भी ज्यादा है क्योंकि उनका काम बेवक्त होता है और हमें सेक्स एजुकेशन कभी किसी ने दी नहीं होती। तो मेंटल लाइफ, फिजिकल लाइफ की तरह ही सेक्सुअल लाइफ भी बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि बेडरूम की बातें बेडरूम में ही रह जाती हैं और लोग डॉक्टर के पास आते ही नहीं हैं। कल मेरे पास एक कपल आया और वे बहुत ही बेबाक थे। पत्नी ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेक्सुअल लाइफ प्रभावित हो रही है। सेक्सुअल लाइफ महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होती है क्योंकि उनके हार्मोनल साइकिल्स और बाकी सभी चीजों पे इसका असर पड़ता है। तो आपको ऐसा लगा होगा कि सुबह उठने के बाद बहुत से पुरुषों को इरेक्शन होता है। अगर हमें इरेक्शन नहीं हो रहा है या कम हो गया है या कड़ापन कम हो गया है तो आपको हमेशा डॉक्टर के पास आना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, पुराने जमाने में सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, अब मामूली गोली के इलाज से भी ये ठीक हो सकता है। वियाग्रा ब्रांड नेम मुझे लगता है कि आम लोगों में भी बहुत कॉमन है और ये एक क्रांतिकारी दवा है। उस बीमारी से बहुत से लोगों की सेक्सुअल हेल्थ में सुधार हुआ है। 3 तरह के इलाज हैं। सबसे पहले तो आधी बीमारियां काउंसलिंग से ही ठीक हो जाती हैं। दूसरी बीमारियों के लिए हम टैबलेट्स देते हैं। कई बार एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जाए तो पेनिस में इरेक्शन आ जाता है। जैसे डायबिटीज में हम पेट में इंजेक्शन लेते हैं, वैसे ही हम मरीज को पेनिस में इंजेक्शन लेना सिखाते हैं। और अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं पेनाइल प्रोस्थेसिस सर्जरी का एक्सपर्ट हूँ, जिसमें हम सर्जरी करते हैं। पेनिस के अंदर सिलेंडर होते हैं, उस सिलेंडर में हम रॉड डालते हैं और उससे इरेक्शन आता है और नॉर्मल सेक्सुअल बैलेंस हासिल होता है। तो किस तरह के मरीज आते हैं जिन्हें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रेस से जुड़ा इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, या फिर एक्सीडेंट हुआ हो, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ हो। दुनिया में मुझे आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं यूरोकूल में काम कर रहा हूं और मैं दुनिया में सबसे ज्यादा पेल्विक फ्रैक्चर के मरीजों का इलाज करता हूं और उन लोगों को ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो हमें उनमें ये डालना पड़ता है और बहुत ही कम मामलों में प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के बाद ऐसा हो सकता है। अच्छा, और इस पर सर्जरी की तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि बहुत अच्छे तरीके की सर्जरियां उपलब्ध हैं। मरीज उसके बाद खुश रहते हैं। सच कहें तो सुखी वैवाहिक जीवन ही सुखी जीवन की चाबी माना जाता है शुरू से ही। इसलिए अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो उसके बारे में बेडरूम तक ही बातें सीमित न रखकर, अगर हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं तो उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। मैं अभी आपका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने ही वाली हूँ। प्रोस्टेट के बारे में कुछ और बताया जा सकता है? प्रोस्टेट का इलाज अब आसान हो गया है, लेकिन कुछ लोगों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। अब हम पारंपरिक ऑपरेशन में जैसे नारियल खुरचकर निकालते हैं या साबूदाने का छेद बड़ा करते हैं, वैसे हम क्या करते हैं, सर्जरी करके उस प्रोस्टेट को खुरचकर निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोगों में इसमें ब्लीडिंग का खतरा होता है या कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब सारी तकनीक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की तरफ बढ़ रही है। तो उसमें रेजूम नाम की एक थेरेपी है। पूरे इंडिया में उसकी सबसे पहली मशीन हमारे पास यूरोकूल में आई और वो इलाज अब 3 मिनट में हो जाता है।
यानी हम प्रोस्टेट में हवा भरते हैं, हॉट वाटर भरते हैं, सलाइन, जो 100 डिग्री के तापमान पर होता है, और उसके भाप बनने के बाद प्रोस्टेट के सेल्स धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। तो ये ओपीडी बेसिस इलाज है। पहले प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए हमें 3 दिन एडमिट रहना पड़ता था। आजकल मरीज सुबह आता है, हम ऑपरेशन करते हैं और दोपहर को घर चला जाता है। तो ऐसी बहुत सी मिनिमली इन्वेसिव थेरेपीज आ गई हैं। एक यूरोलिफ्ट नाम की है। प्रोस्टेट क्या है कि सीधे सीधे हमारे लोब्स होते हैं और वे बड़े हो जाते हैं और रास्ता छोटा हो जाता है, तो हम स्टेपलर करते हैं। स्टेपल करने से वे लोब्स पिंच हो जाते हैं और पेशाब का रास्ता चौड़ा हो जाता है। तो अब तकनीक बहुत आगे आ गई है। अभी वे चीजें थोड़ी महंगी लग सकती हैं, लेकिन कोई भी चीज समय के साथ सस्ती और अफोर्डेबल हो जाती है। मुख्य रूप से निरोगी जीवन के आगे महंगे और सस्ते का विचार करने में कोई हर्ज ही नहीं है। बेसिकली मैं उस विषय पर बाद में आने ही वाली हूँ कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि सुपर स्पेशलिस्ट हैं या बड़े स्पेशलिस्ट हैं, यानी उनकी फीस ज्यादा होती है और इस वजह से भी लोग नहीं आते। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बात यह है कि इस तकनीक के लिए होने वाले जो खर्चे हैं वे गैर जरूरी होते हैं और उसके लिए हम उस बारे में चर्चा करने ही वाले हैं। लेकिन आपने जो ये खोज बताई वो कमाल की है, यानी 3-3 घंटे चलने वाली सर्जरी अब इन्वेसिव मेथड से अगर आप उससे मुक्त कर रहे हैं तो इससे बढ़कर मरीजों के लिए दूसरा कोई वरदान नहीं है। क्योंकि प्रोस्टेट का बढ़ना, चाहे कैंसर हो या ना हो, उन मरीजों को कितना भुगतना पड़ता है ये सिर्फ वही जानते हैं और डॉक्टर जानते हैं। तो इसलिए एक्सपर्ट की सलाह लें, ऐसा मैं आपको बार बार कहती हूँ। अभी आपने कहा कि बाद में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। अब ये इनकॉन्टिनेंस वैसे भी तो कई बार होता है ना। 2 तरह के होते हैं। हम अभी महिलाओं के बारे में बात करते हैं। महिलाओं में बेसिकली हमें एहसास नहीं होता। जब हम खड़े होते हैं तब ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, ये पेल्विक फ्लोर नाम की मांसपेशी होती है, उस पर हमारे पूरे शरीर का प्रेशर होता है। 2 तरह के होते हैं। महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं में बेसिकली हमें एहसास नहीं होता। जब हम खड़े होते हैं तब ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, ये पेल्विक फ्लोर नाम की मांसपेशी होती है, उस पर हमारे पूरे शरीर का प्रेशर होता है। तो चाइल्ड बर्थ में उसे खुलना पड़ता है और उसमें से बच्चा बाहर आता है, तो वे समय के साथ ढीले हो ही जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, खांसने, छींकने पर, यहाँ तक कि कुछ महिलाओं को तो हंसने पर भी थोड़ा सा पेशाब निकल जाता है। एक बूंद निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार चम्मच भर निकल जाने के बाद वो सोशली बहुत एम्बैरसिंग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास महिलाएं आती हैं। हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी जांच करते हैं। कभी कभी यूरोडायनामिक्स नाम का टेस्ट करना पड़ता है हमें, और फिर दवाइयों से बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं। क्या इसके लिए कोई सर्जरी होती है? हाँ, इसके लिए हमारे पास स्लिंग नाम की सर्जरी होती है। यानी अगर सामने पेशाब का रास्ता है तो ये लगाम लगाने जैसा है। तो ये एक छोटी सी बारीक सर्जरी आधे घंटे की होती है। बस 1 सेंटीमीटर के कट से हम करते हैं और वहां स्लिंग डाल देते हैं। तो खांसने पर वो लगाम की तरह यूरिथ्रा को हिच करता है और फिर इनकॉन्टिनेंस ठीक हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर उससे और टैबलेट्स भी होती हैं। फिर से डायबिटीज वालों में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है। ओबेसिटी और डायबिटीज, सच कहें तो डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा गया है, और ओबेसिटी को तो मैं कहती ही हूँ कि ये सभी बीमारियों की जननी है। ओबेसिटी खुद में एक बीमारी है और ये कई बीमारियों की जड़ है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल जो बॉडी शेमिंग या मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ जैसे कॉन्सेप्ट्स आने लगे हैं, उनके काम में अपनी ओबेसिटी और डायबिटीज का इलाज कराना चाहिए। और अब फिर से मुझे मौका मिला है तो मैं बता दूं कि कोर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज जो हैं, अगर वे एक्सरसाइज की जाएं तो सभी अंग ग्रेविटी के खिलाफ भी अपना पोस्चर अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो वो भी सीख लेना चाहिए। बेशक इस पर हमारा एक अलग सेशन होने ही वाला है कोर एक्सरसाइज पर, इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन फिर से एक्सरसाइज का टॉपिक आया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। और आजकल हो सही बात है, आज झेल है। आमतौर पर फेसबुक या इंस्टा पर लगातार अलग अलग तरह के एडल्ट डायपर्स या एडल्ट पैंटीज के विज्ञापन आते हैं कि अगर आपको लीकेज हो रहा है तो आप इनका इस्तेमाल करें। तो उनका इस्तेमाल करना एक गलत इलाज है। उसके बजाय वो बंद कैसे हो ये देखना ज्यादा सही है। तो क्या उन डायपर्स से आगे चलकर कोई परेशानी होती है? क्या उनसे भी रैश या इन्फेक्शन हो सकता है? हो सकता है। डायपर्स में वो हमेशा गीला रहता है, रैशेस आ जाते हैं, लोगों को स्किन की एलर्जी हो जाती है, ये सारी परेशानियां होती हैं। और पुरुषों में इनकॉन्टिनेंस के बारे में मुझे ये कहना था कि अगर कंट्रोल करने वाली मांसपेशी खराब हो जाए, कभी कभार ऐसा प्रोस्टेट कैंसर के ऑपरेशन के बाद हो सकता है। सिर्फ 5%, यानी हर किसी को हो ऐसा नहीं है, या किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया, एक्सीडेंट में ऐसा हो सकता है। तो आजकल एक आर्टिफिशियल स्फिंक्टर नाम की मशीन आती है, तो हम वो आर्टिफिशियल स्फिंक्टर डालते हैं, यानी जैसे हम हाथ पर बीपी कफ लगाते हैं वैसे ही वो यूरेथ्रा पर लगा होता है। अंडकोश में एक छोटा सा बटन होता है और पेट में हम एक छोटा गुब्बारा डालते हैं, उसमें 25 मिलीलीटर पानी होता है। तो नॉर्मली वो बंद रहता है। आपको पेशाब करना हो तो आप बटन दबाते हैं,
पानी निकल जाता है, पेशाब हो जाता है और वो 40 सेकंड में वापस आ जाता है। तो ऐसा ये आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर है। ऐसा ही सेम डिवाइस इरेक्शन के लिए भी है, यानी आप या आपके पार्टनर अंडकोश के बीच का बटन दबाएंगे, इरेक्शन आएगा, संभोग करेंगे, दूसरा बटन दबाते ही वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो अब हम बहुत हाँ, पर क्या शो, अच्छा। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। इरेक्शन, मैचुरेशन यानी यूरिन पास करना, प्रोस्टेट ऑपरेशन, इनमें ऐसी इन्वेसिव और बहुत बेहतरीन तरह की सर्जरीज आ गई हैं। लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। सच कहें तो अक्सर ऐसे प्रोग्राम करके या आर्टिकल्स लिखकर लोगों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, है ना। कहाँ पहुंच गई है। सही बात है, सही बात है। और आपका ये जो YouTube चैनल है आनंदी जीवन, ये इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें मरीजों से बात करनी होती है, लेकिन ऐसे सोशल फैक्टर्स के बारे में खुलकर बात करना लोगों को पसंद नहीं आता। कभी कभी मरीज एम्बेरस हो जाते हैं। बोल नहीं, मरीजों की मानसिक स्थिति उस समय मैं कैसे ठीक होऊंगा इसी पर होती है। बाकी की जानकारी लेने की उस समय उनकी मानसिक स्थिति नहीं होती। इसलिए ये सब बहुत अच्छा है। मतलब दुनिया कहाँ जा रही है ऐसा मेरे मन में आ रहा है। क्या इस सिस्टम से जुड़ी कुछ और परेशानियां भी हैं या हम। सही बात है। आपने मुझसे कहा था कि मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। अब उसके लिए एक नया टर्म आया है, उसे मैं सब स्पेशलाइजेशन कहता हूँ। यानी मेरे सुपर के बाद मैंने 1 साल की फेलोशिप की है और मैं अभी बेल्जियम यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ। और मैं और मेरे बॉस डॉक्टर संजय कुलकर्णी, हम सिर्फ 1 ऑर्गन 1 डिजीज ट्रीट करते हैं। यानी मैं सिर्फ पेशाब के रास्ते का इलाज करता हूँ। उसमें यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर नाम की एक बीमारी होती है, जहाँ पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है। हम गाल की चमड़ी लेते हैं और वहां पैच लगाते हैं। इस तरह के ऑपरेशन हम अपने हॉस्पिटल में साल में लगभग 800 करते हैं और ये दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। आज की तारीख में बाहर के शहरों और देशों से लोग हमारे पास सीखने आते हैं। तो अगर आपका यूरिन फ्लो कम है तो ये सिर्फ प्रोस्टेट की समस्या या इन्फेक्शन नहीं हो सकता। कभी कभी रुकावट होती है जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं। तो अगर ये फ्लो कम हो जाए तो जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक बहुत छोटी सी सर्जरी से इसका इलाज हो सकता है। अच्छा। हाँ ना, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का फायदा हमें उठाना ही चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। और संजय कुलकर्णी भी वाकई इसमें बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। और मुझे लगता है कि गुरु को तब सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उनका शिष्य उनसे भी आगे निकल जाता है। इसलिए उन्हें वो खुशी भी आपने दी है। और ये जो किडनी, यूरेटर और ब्लैडर यानी केयूबी है, ये इस ऑर्गन का इतना सा हिस्सा है, लेकिन इसके बारे में इतनी पढ़ाई और इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और हमें लगता है कि इसका शरीर के हर सिस्टम पर असर पड़ता है। जैसे डायबिटीज का इस पर असर पड़ता है, वैसे ही किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर में कोई खराबी आ जाए तो उसका भी अलग अलग अंगों पर असर पड़ता है। तो वे क्या होते हैं, किन किन अंगों पर? सही बात है, सही बात है। किडनी में रीनल हाइपरटेंशन नाम का एक हार्मोन साइकिल होता है। बेसिकली किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाए तो किडनी को लगता है कि बॉडी का फ्लो कम है और फिर वो हार्मोन सीक्रेट करती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जैसी बीमारियां होती हैं। तो इस तरह की तमाम बीमारियां हो सकती हैं और इसलिए समय पर डॉक्टर के पास जाना और ब्लड प्रेशर चेक कराना भी जरूरी है। हम डरकर जिंदगी नहीं जी सकते। अगर आनंदी जीवन जीना है तो इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। जैसे आपने जर्मनी यूनिवर्सिटी से मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी में PhD की है, वैसे ही आपका बहुत सारा काम प्रिवेंटिव हेल्थ में है और आप इसे बहुत अच्छे से कर रही हैं। मैंने इसे खुद देखा है। वैसे ही प्रिवेंटिव हेल्थ जरूरी है, यानी समय पर खुद का ख्याल रखना, लेकिन डॉक्टर के पास जाना भी उतना ही जरूरी है। तो कुछ बीमारियां अगर जल्दी पकड़ में आ जाएं तो उनका इलाज बहुत आसान होता है। हाँ, सही बात है। अब मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। यानी डॉक्टर ने 27 अलग अलग देशों में जाकर सर्जरीज की हैं। इस उम्र में इतनी अचीवमेंट्स देखना वाकई बहुत रेयर होता है और उन्हें कई गोल्ड मेडल्स भी मिले हैं। तो मुझे गोल्ड मेडल्स के बारे में सुनने की बहुत उत्सुकता है। हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते समय दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें मेडल मिलना चाहिए। वो तो बाय प्रोडक्ट है। वो बाय प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो ऐसा मैं हर किसी को परीक्षा का डर होता है। तो मजाक में मैंने अपने बॉस जो डॉक्टर सुबोध शिवते हैं, दीनानाथ में हैं, मैं उनका स्टूडेंट हूं, उनसे मजाक में एक बार कहा कि मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, मुझे बस परीक्षा पास करनी है। और वो मुझे देखकर हंस पड़े। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों हंसे, लेकिन जब मेरी परीक्षा का रिजल्ट आया और मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मैं सबसे पहले उनसे मिलने गया और उन्होंने मुझे वही मुस्कान वापस दी। तो मुझे लगता है कि गुरु को अपने शिष्य पर ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें माता पिता के आशीर्वाद, आपके पार्टनर के साथ और सभी रिश्तेदारों के साथ पर बहुत निर्भर करती हैं। मतलब आप अकेले बड़े नहीं होते।
कभी कभी ये सब माइंड लेवल पर बैकग्राउंड में एक टीम वर्क होता है और मैं अपने गोल्ड मेडल का क्रेडिट अपने गुरु, माता पिता और अपने पार्टनर को दूंगा। और गोल्ड मेडल मिलने का एक कारण ये भी है क्योंकि जब सबके प्रति ऐसी श्रद्धा होती है तभी हम बहुत ओपन माइंडेड होकर पढ़ाई करते हैं। सच तो ये है कि जब गोल्ड मेडल मिलता है तब हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की होती है, उसे आत्मसात किया होता है और उसका इस्तेमाल किया होता है और उसी की सराहना उस उच्च संस्था द्वारा की गई होती है। लेकिन जब हम हर चीज का एहसास रखते हैं और विनम्रता के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से उस गोल्ड मेडल पर अपना हक बनाए रखते हैं। ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत बढ़िया है। अब इतने 14 साल की पढ़ाई की, इस साल पढ़ाई की, आगे भी इसमें और गहराई में जाकर छोटे छोटे हिस्सों पर और महारत हासिल करने की पढ़ाई चल रही है। तो क्या ऐसा है कि करियर शुरू होते ही रेड कारपेट बिछा होता है और हम उस पर बहुत आराम से चले जाते हैं? तो संघर्ष के दौर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे घर का किराया 12,000 था और मेरी सैलरी 2,000 थी। और मैं आपको बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, मैं 2010 की बात कर रहा हूं। तो संघर्ष, रेड कारपेट, सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं है या प्रोफेशनल बनने का कोई आसान रास्ता नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे ये ट्रेनिंग दी थी कि हमें पढ़ाई करनी है और अच्छा काम करना है। तो अगर फोकस पढ़ाई पर होगा तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। उस पैसे की कोई कीमत नहीं है अगर आप समाज को उतना वापस नहीं देते। जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत से मरीजों को लगता है कि सुपर स्पेशलिटी की फीस ज्यादा होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मरीज जब हमारे पास आता है तो वो जो भी पैसे दे सकता है हम उसी पैसे में उसका इलाज करते हैं, क्योंकि हम बहुत से गरीब मरीजों का ऑपरेशन करके ही डॉक्टर बने हैं। इसलिए समाज के प्रति हमारा भी कर्ज है। इसलिए आप डरिए मत, पैसे नहीं है इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाना, ऐसा नहीं है। बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं जिनके लिए पैसा कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत लगती है, इंजीनियर बनने में भी लगती है, पायलट बनने में भी लगती है। वो मेहनत का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे समाज में इसे कितना भी फ्री कर दिया जाए। अब मैं खुद एक रोटेरियन हूँ और हम कई मेडिकल प्रोजेक्ट्स मुफ्त में करते हैं, लेकिन उन्हें फ्री करने के लिए किसी न किसी ने वित्तीय सहायता दी होती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पैसे लगते ही हैं। इसलिए डॉक्टर आपको लूटने के लिए बहुत पैसे लेते हैं, ऐसी भावना मन में न रखकर इसके पीछे की वजह को समझें कि हमारे लिए ये कितना आसान है या थोड़ा कष्ट उठाकर संभव है। अगर आप उस डॉक्टर से खुलकर बात करेंगे तो वे आपको रास्ता भी सुझाएंगे। और हाल ही में मैंने सुना है कि कुछ बैंक भी बहुत मामूली ब्याज पर लोन देने लगे हैं। कई जगहों पर अस्पताल के बाहर ऐसे बैंकों के विज्ञापन होते हैं, गूगल पर भी आपको ऐसे विज्ञापन दिखते हैं। और पैसों की बात को दोयम दर्जे पर रखकर हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ और खुश रख सकते हैं और इसके लिए क्या इलाज कराना है और किससे कराना है, इस पर विचार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब आपके इस पूरे करियर में क्या कोई ऐसा मुश्किल दौर आया था जो आपको हमेशा याद रहा हो, या कोई ऐसी सर्जरी या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो बीच बीच में हमेशा दिमाग में आता रहता हो? हमें हमेशा बुरी चीजें या कॉम्प्लिकेशंस याद रहते हैं। सौभाग्य से यूरोलॉजी के क्षेत्र में मृत्यु या मौत का कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा डील नहीं करना पड़ता। लेकिन बहुत सी चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़ी होती हैं। लेकिन कुछ खुशी के पलों में, बहुत सारे खुशी के पलों में, जब मरीज आकर हमसे कहते हैं कि डॉक्टर मैं ठीक हो गया या कल मेरे पास एक एक्सरे आया, तो ऐसे पल हमेशा याद रहते हैं। और अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उससे कैसे बचा जाए या उससे बाहर कैसे निकला जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आज मेरे पास एक मरीज आया, उसे इनफर्टिलिटी थी, उसके अंडकोश यानी टेस्टिस में स्पर्म्स ही नहीं बन रहे थे। आज की बात है, करीब 1 घंटे पहले जब मैंने उसे डायग्नोसिस की रिपोर्ट दी तो वो मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगा। तब मुझे बहुत लगता है कि ऐसी कोई बीमारी ही नहीं होनी चाहिए जिसका हमारे पास इलाज ना हो। मतलब हर बीमारी का कोई ना कोई उपाय होना चाहिए, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या सर्जिकल हो। और हमारा समाज इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि जल्द ही ये संभव होगा। और इस करियर का सबसे खुशी का पल कौन सा था? सबसे खुशी का पल मैं ये कहूंगा कि जब मुझे यूरो सर्जरी का गोल्ड मेडल मिला या जब उसकी घोषणा हुई, वो मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल था। दूसरा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने हैम्बर्ग में ऑपरेशन किया, तो मेरी इस पूरी सफलता का श्रेय मैं अपने गुरु, माता पिता और पार्टनर यानी मेरी पत्नी को देता हूं। वो इस साल रेडियो पर गेस्ट हैं, तो ये सारा श्रेय उन्हें जाता है, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं होता। लेकिन जर्मनी जैसे देश में, यूरोप में जाकर ऑपरेशन करके दिखाना, इसे हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है और मैं इसे अच्छे से कर पाया, इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर की उम्र को देखते हुए
इन सभी अचीवमेंट्स को उन्होंने बहुत जल्दी एक एक करके हासिल किया है, जैसा कि मैं उन्हें बचपन से देखती आ रही हूँ। इसलिए इसमें उनकी ईमानदारी है, कड़ी मेहनत है, पढ़ाई है और जैसा कि उन्होंने पहले कहा, परिवार का पूरा साथ है। तो आइए हम इन विशेषज्ञ डॉक्टर का लाभ उठाएं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे लिंक में दिया है। आपको कुछ भी लगे तो आप बहुत खुलकर उनसे जाकर कभी भी बात कर सकते हैं। उनकी बात करने की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, यानी वो एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं। उनसे बातें करने में बहुत मजा आता है, मतलब किसी भी दूसरे विषय पर भी बात करने में बहुत मजा आता है। इसलिए आप उनसे जरूर मिलें। ऐसे डॉक्टरों को हम अपना दोस्त बना सकते हैं। ऐसे डॉक्टर बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि रिजर्व डॉक्टर हमेशा बिजी रहते हैं और कुछ लोगों को ज्यादा बात करना पसंद नहीं होता, पर इनके साथ ऐसा नहीं है। ये ऐसे डॉक्टर हैं जिनसे आप कभी भी जाकर बातें कर सकते हैं। और क्या आप इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ और बताना चाहेंगे? मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा कि आपका जो कार्य है सुमेधा मैडम का, डॉक्टर मैडम का, जो प्रिवेंटिव हेल्थ में है, प्रिवेंटिव हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, तो ये प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आप जो काम कर रही हैं, अगर वो काम आप और आपके सभी स्टूडेंट्स करें तो एक दिन मेरे पास करने के लिए काम नहीं होगा और वो मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल होगा कि मुझे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पेशेंट देखने की जरूरत नहीं है। सभी को अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और इसी को लेकर मेरा काम चलता रहता है। लेकिन प्रिवेंटिव के साथ साथ कई बार क्यूरेटिव भी करना पड़ता है, जैसे डायबिटीज रिवर्सल, हाइपरटेंशन रिवर्सल होता है। आप सच में इतने बिजी हैं, मुझे पता है। आपसे संपर्क करते समय ध्यान में आ रहा था कि आप बीच बीच में सिर्फ मैसेज का ही जवाब दे पा रहे थे, फिर भी आपने अपना इतना समय दिया और हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको गोल्ड मेडल पर गोल्ड मेडल मिलते रहें, यही शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे लगता है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू। हमारे चैनल को आप शुरू से ही भरपूर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इस बारे में भी अगर आपकी कोई शंकाएं हों, व्यक्तिगत शंकाएं हों, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इससे मदद मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा अगला एपिसोड भी आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आप लाइक करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ। मैं और माझा आनंदी जीवन की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद।